हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा 22 दिसंबर 2020 का न्यूज़ टुडे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहली न्यूज़ आती है वो क्या है, हाल ही में जो भारत और वियतनाम ने जो है आभासी शिखर सम्मेलन जो होता है ना, जैसे वर्चुअल मीटिंग्स होती है, जैसे आप जूम ऐप वगैरह पे अगर इंटरव्यू देते हो तो वैसे ही जो है आभासी मतलब वर्चुअल शिखर जो है सम्मेलन हुआ है। इसके अंतर्गत क्या हुआ है, जो हाल ही में जो समझौते हैं उन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए, अगर दो देशों के बीच जैसे कि भारत वियतनाम में और समझौते हो रहे हैं तो मैक्सिमम क्या होगा कि पॉजिटिव चीज़ें होंगी, है ना। तो उन्हीं चीज़ों को बताया जाएगा। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ होंगी, जैसे कि यहाँ पे शांति, समृद्धि, लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण, इस टाइप के दस्तावेजों को अपनाया गया। इसका जो है 2016 में पहले ही इस पर जो है सुदृढ़ द्वितीय संबंध हो गए थे, पर इसका जो मार्गदर्शन दिया गया ना वो 2020 में दिया गया। ठीक है, मतलब जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो 2020 में किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है दोनों में अगर जो है समझौता हुआ है तो दोनों के बीच कुछ गिव एंड टेक भी होगा। तो गिव एंड टेक में क्या आ जाएगा, जो परमाणु ऊर्जा के विकास है, क्षेत्रीय सुरक्षा में वृद्धि है ना, और ये नेगेटिव चीज़ें, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय अपराध या मादक द्रव्य, तो इनको कम करना, तो इसकी तस्करी से निपटने पर व्यापक सहयोग शामिल करना। उसके अलावा क्या है, जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, जो इंडो पैसिफिक जो एरिया है, ठीक है, उसमें दोनों देशों ने इस क्षेत्र में सभी के लिए साझा सुरक्षा, समृद्धि, उन्नति प्राप्त करने के लिए भारत की जो है भारत प्रशांत महासागरीय पहल, जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, इसके बारे में अभी यहाँ पे पढ़ेंगे हम क्या होता है ये। और जो आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, इसकी तर्ज पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या है ये। देखिए, सबसे पहले क्या है, जो भारत प्रशांत महासागरीय पहल है, यह पहल नवंबर 2019 में स्टार्ट की हुई थी, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। किसके अंतर्गत की गई थी, जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था इसमें आरंभ की गई थी। तो इसको आरंभ करने में जो है 7 स्तंभों पर इसे केंद्रित किया गया था। ठीक है, अब देखिए महासागर है इसमें, तो जितने भी जो हमारे पास 7 स्तंभ होंगे वो इसी से जुड़े हुए होंगे, जैसे कि समुद्री सुरक्षा सहित समुद्री पारि जो इकोलॉजी होती है पारिस्थितिकी, या फिर समुद्री संसाधन जो होंगे, क्षमता निर्माण और संसाधन उनका साझाकरण करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण करना, प्रबंधन करना, विकास जो साइंस और टेक होता है उनको आपस में जो है एक दूसरे से वो करना, तो चेंज करना, एक्सचेंज करना, है ना। और शैक्षणिक सहयोग और व्यापार संपर्क तथा समुद्री परिवहन। ठीक है, इन 7 स्तंभों पर ये केंद्रित है। उसके अलावा क्या है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है, जो आसियान पे जो केंद्रित किया गया है इसको। ठीक है, भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो आसियान है इसको केंद्र में रखकर अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में स्थापित करता है। इसमें आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र, जैसे कि भारत प्रशांत सहयोग के लिए संवाद, उसका कार्यान्वयन करना और उसको एक मंच प्रोवाइड करना देना। ठीक है, उसके रूप में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS, जो ईस्ट एशिया समिट थी, उस आदि प्रमुखता से शामिल है। ठीक है, उसके अलावा देखिए क्या कहा गया न्यूज़ में, जो इसके लिए जो भारत ने ना ग्रांट इन एड, मतलब जो अनुदान सहायता होती है वो प्रोवाइड करे वियतनाम को दी है। कितने, 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके साथ साथ विकास परियोजनाएं हस्तांतरित की है, 7 जो 7 जो विकास परियोजना है वो हस्तांतरित की है। इसके अलावा जो है भारत के लिए वियतनाम का महत्व क्या है, वियतनाम जो है आसियान, जिसमें कि 10 टोटल कंट्री है ना, इसके बारे में देख लीजिएगा, इसका निमोनिक वगैरह अच्छे से याद कर लीजिएगा, कौन से जो देश है इसमें। उसको लुक एंड ईस्ट पॉलिसी, लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर हमने भी बात की थी। जो ब्रिटेन है वो भी इसके तहत अब जो है, जैसे 26 जनवरी को यहाँ पे वो आएंगे वहाँ के PM। ठीक है, तो वो भी इसको अब देख रहे हैं, मतलब इस पॉलिसी के ऊपर अब काफ़ी लोगों की नज़र है, क्योंकि यहाँ पे जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है ना। तो चाइना को अगर बाहर करते हैं तो दूसरे ऐसे देश को अपने साइड में मिलाना होगा, मतलब जहाँ पे वो अपना जो है उनका व्यापार आगे बढ़ सके इससे, है ना। तो इसमें भारत का एक प्रमुख भागीदार है वियतनाम। साथ ही चीन को भी जो चाइना है उसको भी प्रति संतुलित करना है, बैलेंस करना है। तो अगर वियतनाम की आप लोकेशन देखोगे मैप में, तो जो साउथ जो चाहे वो है ना, साउथ चाइना सी है, उसमें क्या है, यहाँ पे वियतनाम काफ़ी मेजर पोजीशन में है। ठीक है, जो यहाँ पे इस टाइप से फैला हुआ है, मतलब ये जो हमारा साउथ चाइना सी है, तो यहाँ पे अगर वियतनाम की काफ़ी मेजर पोजीशन है तो इसके साथ हमारा सहयोग जो है भारत के लिए आवश्यक है। वियतनाम में ऊर्जा सुरक्षा के रूप में समृद्ध हाइड्रोकार्बन के भी भंडार है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये रह गया था, वियतनाम में जो विरासत संरक्षण है इसके तहत 3 प्रोजेक्ट जो है चलाए जा रहे हैं, परियोजना। तो उनके नाम क्या है, नाम थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। माय सन मंदिर में F ब्लॉक, क्वांग नेम प्रांत में डोंग डोंग डुओंग बौद्ध मठ, तथा फून येन प्रांत में नहान चाम टावर।
ठीक है, इनके नाम अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखिए क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो स्थायी समिति ने कोविड-19 महामारी और संबंधित मुद्दों के प्रबंधन पर रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 जो हमने वो डेवलप किए हैं मूल्यांकन। एक तो देश की तैयारी, मतलब उसकी तत्परता, प्रिपेयर्डनेस कैसी है। स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का संवर्धन, सामाजिक प्रभाव और उसका आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, तत्परता, हम कितने उसके लिए जो है रेडी हैं। तो इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय योजना चाहिए होगी, है ना, और उसके लिए गाइडलाइंस, मतलब जो दिशा निर्देश होते हैं वो चाहिए होंगे। तो इनको अब जो जारी करेगा वो भी कोई हमें निकाय चाहिए होगा। तो उसके लिए हमने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 इन दोनों का यूज़ किया। ठीक है, तो यह भविष्य में इस प्रकार के संकट के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए केंद्र इन तीनों के मध्य जो है एक समन्वय, मतलब तीनों एक ही यूनिट में इन दोनों तीनों को शामिल कर देगा, जिससे जो भी ये गाइडलाइन जारी करे वो फटाफट तीनों आपस में जो है तीनों में लागू एक साथ हो जाए, है ना। तो इसके समन्वय प्रभावी कार्यात्मक संस्थागत तंत्र के लिए आवश्यक है। एनडीएमए में एक पृथक स्कंद होता है। स्कंद क्या होता है, जैसे विंग्स होते हैं ना एयरफोर्स में होते हैं, तो वैसी पृथक जो सेपरेट विंग है उसका गठन करना चाहिए। यह भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों को नियंत्रित प्रबंधित करेगा, कंट्रोल भी करेगा, उसको मैनेजमेंट भी करेगा, उसमें विशेषज्ञता प्राप्त संस्था हो। ठीक है, प्रासंगिक डेटा क्या है, इस डेटा अनामीकरण, वह डेटा अनामीकरण होता है, मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, मतलब आप उसको जो है सिक्योर डाटा होता है वो। ठीक है, और उसकी सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जो अनुसंधान करता है ना, मतलब जो रिसर्च सेंटर है, हमारे लेबोरेटरीज है, उनके लिए विधिवत रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ठीक है, जो जो भी डाटा होगा वो इनको अनुसंधानकर्ताओं को फटाफट दे देना चाहिए, जो कोविड-19 प्रबंधन के लिए आवश्यक इनपुट होता है। ठीक है, तो इसके अलावा स्वास्थ्य जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देखिए क्या है। निजी अस्पताल पर जांच और नियंत्रण बनाए रखने के लिए इन पर जो है जांच भी होनी चाहिए और इन पर कंट्रोल भी होना चाहिए। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम की आवश्यकता है। कोविड-19 ने सार्वजनिक और निजी अस्पताल इनके बीच जो असमानता है उसको प्रकट किया, है ना। जैसे कि आप अभी अपनी छोटी छोटी बीमारी के लिए अगर निजी अस्पताल में जाएंगे तो काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है ना, और सार्वजनिक में पैसा खर्च नहीं होता, पर उतना ही फिर आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब लाइनों में लगना पड़ता है, अलग से आपका नंबर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उनकी जो बुनियादी सुविधाएं एवं सेवाओं में वृहद जो स्तर है उस पर असमानता को प्रकट किया। इसके अतिरिक्त निजी अस्पताल या तो सभी के पहुंच से बाहर है या वहनीय नहीं है। वहनीय मतलब चीप जो होते हैं ना, सस्ते, वो नहीं है, या तो पहुंच से बाहर है या सस्ते नहीं है। ठीक है, जो मिडिल क्लास है वो इजीली जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाता, उसे पता है कि लाखों का बिल बना देते हैं छोटी सी उसके लिए भी। ठीक है, तो बीमा, उसके अलावा अगर निजी अस्पताल की बात करें तो जो बीमा दावे होते हैं ना उसको अस्वीकार कर देते हैं ये, जो कुछ जो निजी अस्पताल होते हैं। उसके मामले को रोकने के लिए भी सभी अस्पतालों का विनियामक पर्यवेक्षण अपरिहार्य है, मतलब जो उन पर कंट्रोल करना चाहिए उसके लिए एक पर्यवेक्षण अपरिहार्य है, जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए फोर्थ क्या है, इसका सामाजिक जो सोशल इम्पैक्ट है, सामाजिक प्रभाव, ये क्या होता है। महामारी और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा से संबंध, अनिश्चितता एवं लॉकडाउन से हुई जो अपनी नौकरियों की हानि है, उसके कारण श्रमिक अपने गृह राज्यों में लौट आए हैं। जब तक एक राष्ट्र इसका सामाजिक प्रभाव क्या हुआ, मतलब इस बीमारी की वजह से ही जो है श्रमिक अपने घरों पर लौट आए हैं। प्रवासी मजदूर का आपने देखा होगा न्यूज़ में काफ़ी। तो उसके अलावा जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है, ये हमने कुछ दिन पहले अभी पढ़ा था। मतलब जैसे अगर यूपी बिहार का कोई इंसान दिल्ली में आके काम कर रहा है ना, तो जो राशन वो वहाँ पे ले रहा था वो यहाँ पे भी आके ले। ठीक है, एक देश हो एक ही राशन कार्ड हो, उसको सभी राज्यों संघ शासित जो प्रदेश है उनमें लागू नहीं किया जाता। तब तक राशन कार्डों के अंतर राज्य संचालन की अनुमति दी जानी चाहिए। जब तक सभी देशों में सभी राज्य में ये लागू नहीं होता, तब तक जो है अंतर राज्य जो संचालन है ना इसका, उसकी अनुमति दी जानी चाहिए। महामारी के कारण मध्याह्न भोजन से वंचित जो है, जो दोपहर में जो जैसे आंगनबाड़ी वगैरह है, जो आंगनबाड़ी में खाना मिलता है, उसके वंचित बच्चों को राज्यों द्वारा सूखा राशन भत्ता वितरण सुनिश्चित करने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव, ये तो सबको पता ही होगा। कोविड-19 महामारी से नौकरियों की अस्थायी हानि हुई है। अनौपचारिक क्षेत्रों में अनिश्चितता, मतलब अनौपचारिक जैसे इनफॉर्मल होते हैं ना, जैसे ये समोसे वगैरह जो रोड पे बेचते हैं ना, मोमोज जो भी आप खाते हो, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं। तो इसमें जो अनिश्चितता है, जैसे शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो ये जैसे सैलून वगैरह, बाल काटने वाले सभी अपने घर चले गए थे, और जो रेडी वाल वगैरह लगाते ये भी अपने घर चले गए थे। तो इस टाइप से जो कुछ कुछ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बंद होने के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न विस्तारित योजनाओं, हस्तक्षेपों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। इसमें किसानों, गैर कॉरपोरेट, कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्राप्त करने में होने वाली समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है,
तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो पर्यावरण वन मंत्रालय है, जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उसके द्वारा जो भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है तेंदुओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है, जो प्रजातियां हैं, तेंदुए सर्वाधिक अनुकूल क्षमता वाले मांसाहारी पशुओं में से एक है। ठीक है, मांस का मतलब आहार करते हैं ये। वर्तमान में क्या हो रहा है, ये जो है मानव आवासों के काफ़ी निकट अधिवासित होने लगे हैं। मतलब आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, तो तेंदुए वो गाँव तक वगैरह में भी घुस जाते हैं ना। तो इस टाइप से जो है ये काफ़ी पास में रहने लगे हैं। तेंदुए की भारतीय उप प्रजातियाँ जैसे कि पैंथरा पर्ड्स फस्का देश के सभी वन पर्यावास क्षेत्रों में पाई जाती है, परंतु यह केवल सूखे रेगिस्तान में और हिमालयी क्षेत्र में वृक्ष रेखा से परे नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखेंगे तो इनकी जो संख्या है वो राज्यवार अगर बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा है 3421, कर्नाटक में 1783, उसके बाद महाराष्ट्र में 1690 है ना। मतलब जो ईस्ट है या वेस्ट है यहाँ पे नहीं पाई जा रही है, और ठंडे एरिया में भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हिमालय प्राय हिम तेंदुओं के प्रति अनुकूलता दर्शाता है, जो पैंथरा अंसिया है ना उसके प्रति अनुकूलता दर्शाता है। तो वर्तमान में अगर आबादी की बात करें तो भारत में विगत अनुमान वर्ष 2014 की तुलना में अब 12,852 तेंदुए हैं। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 60% की बढ़ोतरी हो गई है। यह सबसे अधिक आबादी है, 4 साल में 60% की बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, और क्षेत्रवाद जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य भारत में एक पूर्वी घाट में। ठीक है, पूर्वी घाट पे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे पाए जाते हैं। और खतरा खतरा क्या है, जो अवैध शिकार होता है, आवास की क्षति, प्राकृतिक शिकार की कमी और मानव पशु संघर्ष। ठीक है, इसकी वजह से इनके ऊपर खतरा हुआ है। इसकी IUCN स्थिति क्या है, वल्नरेबल सुभेद्य है। ठीक है, ये अभी जो रेड लिस्ट जारी करी थी ना IUCN ने, तो वो 2-3 दिन पहले हमने पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये वल्नरेबल है। और यह वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय जो साइट्स है ना उसमें वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ठीक है, ये याद रखिए, साइट्स की अनुसूची 1 में जो है ये सूचीबद्ध है। उसके अलावा अगर राजस्थान में मानव तेंदुओं के संघर्ष को कम करने और तेंदुओं की आबादी के संरक्षण के लिए एक तेंदुआ परियोजना, ये प्रथम राज्य बन गया है। ठीक है, तेंदुआ परियोजना कहाँ पे निकाली गई, सबसे पहले राजस्थान में। तेंदुआ भारत में पाई जाने वाली 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों में से एक है। अन्य कौन सी है, शेर जो कि इंडेंजर्ड है, बाघ भी इंडेंजर्ड है, और हिम तेंदुआ क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखो, नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, जो श्रम मंत्रालय है उसने क्या किया, जो मजदूर एक सेकेंड, जो मजदूर संहिता 2019 था ना, उसे जो है जो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड है, उसके प्रावधानों को अधिसूचित किया है। ठीक है, अगर इस सलाहकार बोर्ड की जो बात करें तो इसके अंतर्गत कौन होगा, जो भी हमारे जो नियोक्ता होंगे, जो नियुक्त करते कर्मचारियों को, और कर्मचारी होंगे, और जो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, ये सब जो है इसके अंतर्गत होंगे, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होगा। ठीक है, तो इसको नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र करेगा। ठीक है, यह न्यूनतम मजदूरी जो मिनिमम वेजेस होते हैं ना उसको और अन्य संबंधित मामलों के निर्धारण या संशोधन से संबंधित मुद्दों पर केंद्र को सलाह देगा। ठीक है, एडवाइस देगा। इसके अतिरिक्त यह महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का भी उपाय होगा। ठीक है, महिलाओं को भी रोजगार इससे बढ़ाया जाएगा। बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी, भारत में न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक समर्थन मिलेगा। ठीक है, वैधानिक मतलब विधान के द्वारा, लॉ के द्वारा इसको जो है समर्थन दिया जाएगा। अगर हालांकि बात करें तो जो हमारा जो न्यूनतम मजदूरी है ना वो निम्नतम मजदूरी से भी कम है, मतलब ऑलमोस्ट 176 रुपये है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर निम्नतम मजदूरी केवल परामर्शी प्राकृतिक निकाय, मतलब ये सिर्फ परामर्श के आधार पर दी जाती है। ठीक है, इसके लिए कोई भी हमारा लॉ अभी तक पास नहीं था। ठीक है, अब इसे वैधानिक समर्थन प्राप्त होगा। न्यूनतम मजदूरी एक नियोक्ता जो जॉब देता है उसके द्वारा, या फिर जो उद्योग होता है उसके द्वारा जो उसके भुगतान करने की जो क्षमता होती है उससे निरपेक्ष अपने श्रमिकों को भुगतान की जाती है। यह न केवल जीवन निर्वाह के लिए प्रदान की जाती है, मतलब जीवन निर्वाह जो हो रहा है उसके लिए दी जाएगी, बल्कि श्रमिकों की जो उनके अंदर जो दक्षता होगी ना, जो उनके अंदर स्किल्स होंगे, उनके संरक्षण के लिए भी होती है। जो मजदूर संहिता है उन 4 श्रम अधिनियमों में से एक है जिनके आगामी वर्ष 1 अप्रैल को लागू होने की संभावना है, मतलब 2021 के 1 अप्रैल को लागू होने की संभावना है।
अगर इसके अलावा हम और बात करें तो जुलाई में जो केंद्र सरकार ने मजदूर संहिता के लिए नियमों का प्रारूप जारी किया था, इसके प्रमुख प्रावधानों में से एक न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का उपबंध करता है। ठीक है, इसके लिए जो है जो वो रखे गए हैं एलिजिबिलिटी, तो वो क्या है, देखिए जो प्रतिदिन प्रति इकाई होगी वो 2700 कैलोरी ग्रहण करेगा एक मजदूर, और प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार में प्रति वर्ष 66 मीटर वस्त्र का उपयोग जरूरी होगा, है ना। मतलब अगर 4 इंसान हैं, जो माँ बाप और 2 बच्चे, तो वो प्रति वर्ष इतना कपड़ा यूज करें उन पैसों से। भोजन और वस्त्रों के व्यय पर 10% हिस्सा आवास के किराए पर व्यय होना चाहिए। ठीक है, भोजन और वस्त्र के जो व्यय होगा उसका 10% हिस्सा जो है सिर्फ रहना, आवास मतलब कहीं पे रह रहा है, उसके किराए पर व्यय होना चाहिए। ईंधन, बिजली और व्यय अन्य विविध मदों में न्यूनतम मजदूरी का 20% हिस्सा व्यय होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, आवश्यक मनोरंजन के लिए व्यय, आकस्मिक व्यय अगर कोई होता तो उसके लिए न्यूनतम मजदूरी का 25% व्यय करना। ठीक है, ये हमारे मतलब एलिजिबिलिटी है, अगर जो भी मिनिमम वेजेस जो वो देगा उसके अकॉर्डिंग उसे इतना जो है यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में क्या दिया गया। हाल ही में क्या हुआ है, जो उपभोक्ता होते हैं उनके लिए एक बिल पास किया गया है। ठीक है, जो विद्युत मंत्रालय है उसने जो विद्युत नियम 2020 जो उपभोक्ता के अधिकार होते हैं, ठीक है, जो जो जैसे कि हमें लाइट मिलती है तो हम यूज़ करें तो हम उसके उपभोक्ता हो गए। ठीक है, तो उसके माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार अधिसूचित किए गए हैं। नियम 2020 में अधिकारों को निर्धारित करके नागरिकों को सशक्त बनाएंगे। साथ ही अधिकार वितरण कंपनियों को उपभोक्ता के प्रति अधिक जवाबदेही भी बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो कंपनियां होंगी वो क्या हो जाएंगी, ज़्यादा जवाबदेही हो जाएंगी अगर हमारे लिए कोई नियम बनाया जाता है तो। ये एक समवर्ती सूची का विषय है, अतः केंद्र इस सूची पर विधान बनाएगा और अधिकृत हेतु और ऐसी विधि को सभी राज्यों में लागू करेगा। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है जो बिजली है। प्रमुख विशेषता क्या होंगी, जो प्रीपेड मीटर होते हैं ना, जो पहले से ही जो हम पे कर देते हैं, जो बिजली के बिल होते हैं वो, ठीक है, उनके लिए नए कनेक्शन, वहाँ पे नए कनेक्शन लगाए जाएंगे, है ना। क्योंकि प्रीपेड में क्या होगा, आप पहले से ही पे कर दोगे। मान लीजिए आपका बिल मीटर खराब हो गया, है ना, और या फिर रीडिंग का मान लीजिए आपने 1000 रुपये जमा कराया, आपकी रीडिंग कम आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी हमारे पास दोष मुक्त मीटरिंग होगी या फिर विलंबित बिलिंग होगी, इसके मुद्दे हल हो जाएंगे। विद्युत की विश्वसनीय आपूर्ति, उपभोक्ताओं को 24/7 विद्युत आपूर्ति की जाएगी। पर उसके अलावा जो हमारे किसान हैं, जो हालांकि विद्युत विनियामक कृषि जैसी कुछ श्रेणियों के उपभोक्ता के लिए कम घंटे निर्धारित कर सकते हैं। उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति, एक उपभोक्ता विद्युत वितरण कंपनियां जो डिस्कॉम है द्वारा विद्युत की अनापूर्ति जो नो सप्लाई है, बाधित आपूर्ति या दोषपूर्ण मीटरों के प्रतिस्थापन हेतु लिया गया समय आदि के लिए प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है। ठीक है, मतलब हम इसी मामले में कंप्लेंट कर सकते हैं अपनी। प्रोज्यूमर, ये क्या होता है, मतलब जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब मैं ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ बिजली को और मैं ही कंज्यूम कर रहा हूँ, है ना, जो नवीकरणीय स्रोत है बिजली के, उस टाइप से अगर मैं प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर रहा हूँ तो उत्पादक से है उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता, वे उपभोक्ता जो ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ ऊर्जा उत्पाद भी करते हैं, उपभोग के साथ सॉरी उपभोग भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं और उसको उत्पादन भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट भी बना रहे हैं उसका। तो व्यवस्था में प्रोज्यूमर उपभोक्ता बने रहेंगे, ऐसे कंज्यूमर भी जो है वो उपभोक्ता जो है बने रहेंगे, ये नहीं कि उन्हें हटा दिया जाएगा। साथ ही उनके पास या तो स्वयं या सेवा प्रदाता के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने का अधिकार भी होगा। ठीक है, उन्हें लाइसेंस दिया जाएगा इसके लिए। विभिन्न सेवाओं जैसे आवेदन दर्ज करवाना, आवेदन की प्रक्रियागत स्थिति की निगरानी, बिलों का भुगतान आदि के ऑनलाइन पहुंच की सुविधा को स्थापित किया जाएगा। उपभोक्ता शिकायत समाधान, उपभोक्ता शिकायत एक सेकंड, उपभोक्ता शिकायत समाधान मंच, इसकी स्थापना की जाएगी, मतलब जहाँ पे हम जाके शिकायत कर सकें। कंज्यूमर ग्रीवियंस रेडरेसल फॉरम, इसमें उपभोक्ता और प्रज्यूमर प्रतिनिधि दोनों शामिल होंगे। ठीक है, उपभोक्ता और प्रज्यूमर देख लीजिएगा, ये तो हम है उपभोक्ता, प्रज्यूमर होता है जो प्रोड्यूस भी करता है और यूज़ भी खुद ही कर लेता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए नेक्स्ट छोटी मोटी न्यूज़ अब देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो फर्स्ट न्यूज़ है इसकी, जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, वो कार्यस्थल से मतदान ईवीएम पर विचार करिए, मतलब वोट फ्रॉम वर्क प्लेस, जहाँ पे आप काम करते हैं वहीं से वोट करने पर। तो इसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है प्रवासियों को देश में कहीं से भी अपने जो गृह निर्वाचन क्षेत्र है उसमें किसी उम्मीदवार के लिए मतदान करने की अनुमति देने की योजना पर विचार कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा भी है, जहाँ पे आप हो वहीं से वोट कर दो। चर्चा में शामिल प्रस्ताव में एक नए युग का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सम्मिलित है। इसमें किसी व्यक्ति को इसके गृह निर्वाचन क्षेत्र में या एक उम्मीदवार हेतु मतदान करने में
सक्षम बनाने के लिए एक प्रत्याशी सूची समाविष्ट होगी। यह सलाह दी गई है कि दूरस्थ मतदान ढांचा विकसित करने के लिए 7 सदस्यीय तकनीकी सलाहकार समूह का गठन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, उपसतही छिद्रयुक्त पात्र, सब सरफेस पोरस वेसल्स, SSPV। ये क्या होता है, एक तरह का मटका होता है। ठीक है, जोधपुर IIT ने दिल्ली IIT ने इसको जो है समर्थित किया, और जो इसको बनाया वो जोधपुर IIT ने बनाया। ठीक है, एक तरह का मटका होता है। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे छिद्रयुक्त बना देते हैं इसको नीचे से। ठीक है, और इसको जो है, जो रेतीली ज़मीन पे अगर हम खेती करते हैं तो वहाँ पे इसको ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, और इसमें जब पानी भर देते हैं तो ये जो है कृषि में काफ़ी अच्छी तरीके से सिंचाई करता है उसकी। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। एक थार मरुस्थल के गाँवों में छोटी भूमि जोत वाले कृषकों को लाभ पहुँचाने हेतु लघु सिंचाई का एक नया मॉडल है। SSPV जो है स्थान विशिष्ट की मृदा और लकड़ी के चूर्ण से बना होता है। वहाँ की जो रेतीली मृदा है उसके लकड़ी के चूर्ण से बना होता है। यह मरुस्थल की रेत के अनुपात में मिश्रित होता है। ठीक है, वहाँ की जो मिट्टी होता है उसके अनुरूप उसी अनुपात में मिश्रित होता है। इसे फ्रस्टम, एक बाल्टी सदृश, परंतु इसकी तली में छिद्र होंगे। पहले क्या था, ये मटका था, अब इसे बाल्टी युक्त बना दिया गया है ताकि ये इजीली जो है मिट्टी के अंदर इसे गाड़ दिया जा सके। मटका होता तो ऐसा होता था इस शेप में, तो उसे नीचे जो है गाड़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इसके आकार में लाने के लिए दबाया जाता है, और इसी संरचना में कार्बन परत को जोड़कर इसे 750 से 800 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाया जाता है ताकि ये मजबूत हो जाए। प्रयोग में SSPV की जमीन में गाड़े जाने के उपरांत फसल की अधिक उपज और मृदा के पोषक तत्वों में सुधार के संकेत प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा क्या है, ढोकरा अलंकारिक कृतियाँ। ये क्या है, जो आपने वो पढ़ी होगी आर्ट एंड कल्चर में, जो हमारी नृत्यांगना की मूर्ति थी वो कैसे बनाते थे हम, जो वैक्स से बनाते थे, फिर उसकी जगह जो है मेटल को पिघला के डाल देते थे, है ना। तो इसको जो है ढोकला करिकृतियाँ धातु की मूर्तियाँ हैं। इन्हें लुप्त मोम ढलाई तकनीक का उपयोग करके कांस्य और ताम्र मिश्र धातुओं से निर्मित किया जाता है। यह नाम पश्चिम बंगाल के पारंपरिक धातु कर्मियों जो ढोकरा डामर है उस जनजाति के नाम पर रखा गया है। एक सबसे प्राचीन ढोकरा कलाकृति जो है मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना है। ठीक है, आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा। अगला है स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र, जो स्यूज कैनल इकोनॉमिक जोन, SC जोन जिसे बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या बताया गया, मिस्र द्वारा स्वेज नहर आर्थिक जो क्षेत्र है, SC जोन है, जो उसमें निवेश करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। SC जोन जो है स्वेज नहर मार्ग के निकट स्थित है। ठीक है, यह मार्ग अंतर्राष्ट्रीय ट्रंक मार्ग माना जाता है, जो स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और पूर्वी उत्तर अमेरिका को एशिया से जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पहले क्या था, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, यूरोप वहाँ से घूम के आता था भारत पे। ठीक है, तो जब स्वेज नहर खुल गई तो फिर यूरोप यहाँ से आने लगा भारत में, काफ़ी टाइम उसका बच गया। तो आपको ये बताना है कि कौन से ईयर में जो है उसको खोला गया था स्वेज नहर को। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। उसके बाद है खुदीराम बोस। तो इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दिया गया कि इनका जन्म 1889 में मिदनापुर जिले में पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ पे हुआ था, और ये अनुशीलन समिति में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2019 में आया था, पर थोड़ा सा 4 नाम के साथ आया था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। ये जो खुदीराम बोस है, ये अनुशीलन समिति के जो है शामिल हो गए थे बाद में। बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करने वाली संस्था थी। वे स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के समय अंग्रेजों के विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। उनका संबंध मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर षड्यंत्र मामले जो 1908 में हुआ था उससे था। इसमें प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्या है, शीत अयनांत या फिर संक्रांति 21 दिसंबर। ये भी एक कोइंसिडेंस ही है कि ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये अनुशीलन समिति वाला भी 2019 में आया था, और ये वाला भी। पर इसका जो है शीत का नहीं आया था, इसका ग्रीष्म का आया था क्वेश्चन जो आया था। ठीक है, वो कर्क रेखा इसी टाइप का आया था, मैं देख के बता दूंगा। ठीक है, यह खगोलीय घटना होती है जब सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात्रि होती है, रात सबसे लंबी होती है इस दिन दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी उसके कक्षीय तल पर 23.4 जो ये होता है ना, ये थोड़ी सी झुकी हुई होती है। ठीक है, तो इसके कोण पर झुकी हुई होती है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमा जैसे कारकों के साथ
संयोजित यह झुकाव ग्रह पर किसी भी स्थान पर वर्ष के विभिन्न दिनों से प्राप्त होने वाले सूर्य के प्रकाश की अवधि में भिन्नता का कारण बनता है। मतलब ऐसे 23.4 डिग्री पे ये झुकी हुई है, ठीक है, 23.4 डिग्री पे। शीत अयनदान 21 और 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, कुछ एडवाइस देने हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you like my channel then subscribe it. Okay, thanks for today.